हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 2 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ, 2 घंटे की एक स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 26 फेब को, और उसके अगले ही दिन जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 27 फेब को पॉलिटिकल साइंस का आपका जो फाइनल एग्जाम है, जिसे आप एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर के लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। और सबसे अच्छी बात बच्चों, इस 2 घंटे के अंदर हम ये पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और आप यकीन मानो, अगर आपने ना इस सेशन को एंड तक अटेंड कर लिया तो आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना, आपकी जो प्रैक्टिस है, इवन आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना बच्चों पेपर के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिलेक्टेड भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से। तो इस साल भी आपके पेपर में इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं, तो पूरा देख लेना एक बार। ठीक है, पैटर्न समझोगे एक बार, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। पेपर में 5 खंड होने वाले हैं आपके और 30 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा बच्चों आपका, इसमें टोटल आपके 12 एमसीक्यू रहेंगे। खंड खा जो रहेगा इसमें आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और खंड घा जो रहेगा इसमें आपके 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है। खंड घा इसमें एक 4 नंबर का पैसेज, 4 नंबर का कार्टून, 4 नंबर का मैप। तो बच्चों, कार्टून के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, मैप के लिए हमने 2 वीडियो बना दी है। एक तो पहले वीडियो बना दी थी, आपने बोला रिवीजन करवाइए, रिवीजन भी करवा दिया आपका हमने, है ना। उसके बाद 5वां खंड है बच्चों हमारा यहाँ पे, जिसमें 6-6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। वैसे 6 नंबर में सभी में अथवा भी है तो 8 हो जाएंगे, है ना। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCD आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो इस सेशन के अंदर जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपको मैं पूरा पेपर समझाने वाला हूँ। ठीक है, और ये वीडियो आप मान के चलिए तकरीबन 1 घंटा 45 या फिर 1 घंटा 50 मिनट तक की बनेगी। लेकिन हाँ, इतना सेशन अटेंड करने के बाद आई विल श्योर यू कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आपकी काफी बेहतर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी तो केवल ये हमारा एक, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, ये हमारा चौथा पेपर हुआ है। अभी कम से कम हम 4 से 5 आपको सैंपल पेपर और करवाएंगे बच्चों अभी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरी की पूरी तैयारी करवाएंगे हम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जड़ से निकाल निकाल के खोद खोद के आपको समझाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, तैयारी काफी अच्छी होगी। और हाँ, यहाँ पर आई बटन में आपको ना प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा जिसमें ऑल सैंपल पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको देख लेना जाके। ठीक है, और आप सभी बच्चों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिनका भी कल पेपर है और इवनिंग का जो परसों पेपर है, सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलो बच्चों, रेडी हो जाओ मेरे साथ लगभग 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए। तैयार हो बच्चों? जल्दी से बोलो। तो चलो शुरुआत करेंगे। ठीक है, रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, या फिर खंड ए भी कह सकते हैं, खंड का भी कह सकते हैं, जो कि 12 नंबर का आएगा, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग 12 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन MCQ क्वेश्चन का आंसर आप मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, यहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा अनुच्छेद 70 है, ठीक है, आर्टिकल 70, इसका संबंध किस स्टेट से था? यानी कि था, है नहीं। पहले अनुच्छेद 70 जो है ना, इसके तहत इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कैसा? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अब ये हट चुका है। ठीक है, पहले ये विशेष राज्य था और वर्तमान में ये राज्य भी नहीं रहा है, यानी कि इसको यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो वो कौन सा बच्चों? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी वाला। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 70 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलो
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब और किस समिति ने उठाई थी? ठीक है, तो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है बच्चों, इसकी मांग कब उठाई थी? तो देखो, इतना तो मुझे पता है, आपको ये तो पता होगा समिति का नाम कि ये मोतीलाल नेहरू समिति है। ठीक है, लेकिन किस ईयर में उठाई थी, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, तो सोचो फटाफट से। व्हेन एंड विच कमिटी रेड द राइज द डिमांड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स? तो किसने की थी? नेहरू कमेटी ने की थी। और कब? 1928 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, मान लीजिए यूपी के बीच में, ठीक है, और हरियाणा के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, किसी भी बात को लेके हो गया, चाहे वो नदी जल को लेके हो गया या फिर किसी भी अन्य चीज को लेके हो गया, तो अब इस विवाद को सुलझाएगा कौन? क्या यूपी का राज्यपाल सुलझाएगा, या हरियाणा का राज्यपाल, या फिर हमारी जो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट है वो सुलझाएगी, या फिर संसद, या फिर राष्ट्रपति? तो कौन सुलझाएगा भाई? जब दो राज्यों के बीच में विवाद होता है ना, तो उससे सुलझाती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है इसको। ओके, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 4, और यहां से आप ये समझ लीजिए कि आपका ना एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? न्याय की परिभाषा क्या है, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस? मीनिंग क्या है जस्टिस का? तो देखो, जो हम अगर प्राचीन भारतीय समाज की बात करें, यानी कि पुराने टाइम के जब राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय जो न्याय था ना, ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, धर्म के साथ। लेकिन आज वर्तमान में न्याय का संबंध हमारे और सार्वजनिक जीवन के नियमों से होता है। यानी कि आज के टाइम के न्याय की अगर हम बात करें, तो ये हमारे से और हमारे जो सार्वजनिक जीवन है इसके नियमों से होता है। ठीक है, या फिर ये कह लें, न्याय का मतलब है जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे। जैसे आपने कबीर जी का एक वो दोहा सुना होगा, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, है ना? तो जैसा आप बोते हो, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, है ना? तो यही डेफिनेशन है इसकी। तो मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन न्याय की डेफिनेशन के बारे में है वो सब यहां पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसमें आपकी कई सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आपको मिल जाएगी, तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है बच्चों? लोकसभा के बारे में। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहला, लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन करता है? आम जनता करती है, वयस्क मताधिकार प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि हमारे पास में जो वोट होता है ना, उसके अधिकार के द्वारा हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, अब भाई जब आम जनता के लोग इसमें प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, तो इसे हम आम जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे निचला सदन भी कहा जाता है। तीसरा, लोकसभा की जो बैठकें होती हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चों? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करते हैं, तो ये भी सही है। अधिकतम इसकी सदस्य संख्या वैसे तो 552 है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 543 है। और बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इस चीज को गूगल भी कर लेना, और चाहे तो अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है इस मामले में, क्योंकि ये चेंज होता रहता है इसीलिए। ठीक है, और वैसे अगर क्वेश्चन आएगा अभी ना, तो 543, 45, 52 इसके आसपास ही मिलता जुलता रहेगा, ज्यादा नहीं होगा इधर से उधर। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये वाला गलत है भाई, क्योंकि कार्यकाल 6 वर्ष का किसका होता है बच्चों? राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के 2/3 क्या नाम है, 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है वो हर 2 साल में होता रहता है। ठीक है, तो 5वां हमारा गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब के सब हमारे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोकसभा के बारे में यहां से देख लीजिए, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। 5वां गलत है। टेन्योर जो 6 वर्ष का बताएगा ना, ये गलत है, क्योंकि ये 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का जो है ना वो राज्यसभा के लिए होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अभिकथन है और कारण है। तो अभिकथन हमसे कहता है, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए।
ठीक बात है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जाए तो जो स्किल और मतलब जो कुशल हैं और अकुशल मजदूर हैं सभी के लिए बाजार है। कारण सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में बेंगलुरु शहर की ओर कुशल कामगार जा रहे हैं। ठीक है, एक तो देखो क्या कहा गया है कि कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। अब एक शहर का नाम बताया गया बेंगलुरु शहर, यहाँ पे सूचना और तकनीकी जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ, तो इसी वजह से जो कुशल कामगार हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। तो सही बात है, मतलब ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो राइट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी जा रही है। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें करना है मिलान, तो एक तरफ है अधिकार, एक तरफ है उदाहरण। तो देखो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है एक अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप सारे समझ जाओगे। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा राजनीतिक वाला, तो इसके बारे में तो सभी को पता है कि जो मत देने का अधिकार है बच्चों, ये राजनीति के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे का सी, ओहो डिफिकल्ट बना दिया इन्होंने तो आज, है ना। देखो सी कर दिया है 3 में, चलो कोई नहीं हम भी देखेंगे। अब जैसे कि देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा नागरिक अधिकार के बारे में। ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ये नागरिक अधिकार में आता है। तो बस अब मिल गया पहले का भी, हो गया हमारा भी वाला आंसर। अब जैसे सांस्कृतिक अधिकार है तो हम मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है ना। तीसरे का डी, चौथे का ए है, यानी कि जो आर्थिक न्यूनतम भत्ता है वो इसी के अंतर्गत आता है। बस हो गया हमारा, है ना। तो इसी तरीके से मिलान आपको करना है एग्जाम में, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, जो आपको लगता है ना कि ये मेरा 100% मिलान सही होगा, बस उसको चूज कर लो, आपका ऑप्शन वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से देखें, सिटीजन राइट टू फ्रीडम, पॉलिटिकल राइट टू वोट, कल्चर राइट टू रिसीव एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक मिनिमम अलाउंस, ऑप्शन बी। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया बच्चों प्राकृतिक असमानता क्या है, यानी कि व्हाट इज नेचुरल इनइक्वालिटी। प्राकृतिक असमानता क्या होती है? देखो सबसे पहली बात, प्राकृतिक असमानता जो है ना ये लोगों की जन्मजात विशेषताएं होती हैं, यानी कि ये लोगों की जन्म के साथ आती हैं और उनकी योग्यताओं का परिणाम है। बिल्कुल सही। प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता है, यानी कि जो नेचुरल वेरिएशन होती है इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे एआई आ चुका है और बहुत सारी मेडिकल लाइन में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ चुकी हैं, एडवांसमेंट्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम हद तक इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत कम हद तक, यानी कि ए और बी ये हमारा सही है। जो ये कहा गया ना कि जिन्हें समाज ने पैदा किया है, ये पता है क्या है? ये सामाजिक असमानता का एक पॉइंट है। ठीक है, सामाजिक असमानता का, तो डी वाला करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें से आप ये समझ लीजिए 2 नंबर का 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्या कहा गया है? सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, इसमें इसकी विशेषता नहीं है। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये प्रणाली बहुत ही सरल है। ऐसे वोटर्स, ऐसे मतदाता, ऐसे लोगों के लिए जिनको राजनीति का या फिर चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें बस ये पता है कि हमें जाना है, मशीन पे वो बटन दबानी है, मेरा मनपसंद का शख्स ये है, ये पार्टी है, बस। और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है ना इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, उसके लिए अच्छी है ये। दूसरा, चुनाव के समय हम वोटर्स, मतदाताओं के पास में ना एक स्पष्ट विकल्प होता है कि हम किसको अपना वोट दे सकते, स्पष्ट विकल्प होता है हमारे सामने। ठीक है, इसमें जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अभी हमने देखा था ना लोकसभा में हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है ना। लेकिन ये कहना कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये विशेषता किसकी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। और सर्वाधिक मत से क्या होता है कि एक इलेक्शन जोन से केवल एक ही जो मेंबर है वो चुना जाएगा, एक इलेक्शन जोन से एक ही मेंबर चुना जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये रहा, यहां पे ये वाला गलत हो जाएगा। अब पेपर में 4 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिख दोगे? 1 2 3 ये लिख दोगे, और यहाँ पे कई की जगह पता है क्या करना? सिर्फ लिख देना कि एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है, बस हो गए आपके 4 पॉइंट। देखा, 2 नंबर का भी 4 नंबर का भी क्वेश्चन करा दिया। हाँ चलो,
इट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विनर विद द मोस्ट ऑफ वोट सिस्टम, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए क्या कहा गया है, पहचान कीजिए। अच्छा एक सेकंड, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे देश में ये जो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली है बच्चों, ये किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, आपको बताना है ये जो हमारी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये हम किस देश के संविधान से भारत में लिया गया है। फटाफट से कमेंट करके बताओ बच्चों, किस देश के संविधान से इसे भारत में लिया गया है। ओके, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। चलो अब हमें क्या करना है, पहचान करनी है। क्या पहचान करनी है कि जब किसी व्यक्ति को देश की भी और प्रांत की भी नागरिकता प्राप्त हो, जैसे अमेरिका की भी है और फ्रांस इत्यादि, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, देखो मान लीजिए आप जो है ना किसी देश के सिटीजन हैं, तो आपको उस देश की भी नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, आप जो है अमेरिकन भी कहलाते हैं और प्रांत की आप कनेडियन भी कहलाते हैं, है ना। तो ये कैसी नागरिकता है, क्या ये दोहरी है? हाँ सर जी, ये तो डुअल सिटीजनशिप हो गया ना, मुझे तो दो दो नागरिकता मिल रखी हैं। बिल्कुल सही। देखो जन्मजात नागरिकता क्या होती है कि जो आपको जन्म से मिले। राज्य प्रदत्त, जब आप पंजीकृत क्या नाम है पंजीकरण करवाते हैं तो राज्य जब आप स्वीकृति देता है तब। एकरी का मतलब हो जाता है कि जैसे हम भारतीय हैं तो ये क्या है, ये एक एकरी नागरिकता है, किसी एक देश की नागरिकता है ना। वेल आंसर आपका दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाना तो आपको आंसर, इसका आंसर क्वेश्चन में मिलेगा। कैसे? मंदिरों में महिलाओं के साथ या फिर महिलाओं का और दलितों का जो प्रवेश है ये वर्जित होना, साथ ही अनेक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज वर्जित होना किस स्थिति को दर्शाता है। देखो एक तरफ है हिंदू धर्म, ठीक है, और एक तरफ है मुस्लिम धर्म। तो जहां हिंदू धर्म में फीमेल्स को और जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, खास करके दलितों को, मंदिरों में प्रवेश वर्जित है इनका। ठीक है, कुछ कुछ मंदिरों में पहले होता था। और साथ ही मुस्लिम धर्म में मस्जिदों में जो महिलाएं होती हैं इनको नमाज करना वर्जित है। तो ये क्या दर्शाता है, ये हिंदू धर्म के अंदर है और ये मुस्लिम धर्म के अंदर है, यानी कि अपने अपने धर्मों के अंदर के वर्चस्ववाद को दर्शाता है। ठीक है, अपने अपने धर्मों के अंदर को वर्चस्ववाद को। लेकिन जब धर्मों के बीच की बात आएगी ना, तो हिंदू और फिर चाहे कोई भी धर्म हो उसके बीच में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अंदर का मतलब क्या हो गया, अपने ही धर्म के अंदर में। ठीक है, तो ये आपका बी है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे तो सुपरमेसी विद रिलीजियंस। अब है बच्चों 12 क्वेश्चन, और इस 12 क्वेश्चन से आप ये समझो कि 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी। देखो, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या रीजन है? ठीक है, तो आओ रीजन बताते हैं आपको क्यों जरूरी है। देखो, एक मजबूत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पर जो राजनीतिक भागीदारी है इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपसी सामंजस्य और सफल प्रशासन हेतु हमें इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं आवश्यकता में एक लाभ भी लिख सकते हैं उसमें कि इससे जो है ना राज्य सरकार है उसका कार्यभार कम हो जाता है ना, ये चीजें हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताना कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये पारित कब हुआ था, ठीक, और लागू कब हुआ था। 2 क्वेश्चन है और दोनों का अलग अलग ईयर है। ठीक है, ये कब पारित हुआ था याद रखें और लागू कब हुआ था ये बताएं। फटाफट से बताइए 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, या फिर आपको जो भी नॉलेज है इसके बारे में कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को इसके बारे में पता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो का जो हमारा सेक्शन नंबर ए है इसे हमने पिछले 22 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। अब मुझे कमेंट में बताओ कि इन 12 MCQ में से
आपके कितने एमसीक्यू के राइट आंसर हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किए हैं, ठीक है, कितने सही किए हैं। फटाफट से आंसर करो सारे के सारे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो यहां से शुरुआत हो जाता है बच्चों आज के इस पेपर का। हमारा दूसरा सेक्शन खंड बी यानी कि सेक्शन बी है, और ये भी 12 नंबर का है, क्योंकि इसमें भी हमारे 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है और इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझते चलिए। तो देखो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अर्थ को विस्तार से समझाइए, यानी कि जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, इसके मीनिंग को थोड़ा ना एक्सप्लेन करके समझाओ ताकि हम समझ जाएं। तो देखो सामान्य अर्थ, ठीक है, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या होता है, आजादी। हमें क्या चाहिए, आजादी। हम क्या चाहते हैं, आजादी, है ना। तो सामान्य अर्थ क्या है, आजादी। इसीलिए यहां पर स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। देखो पता है आपकी जो सेकंड वाली वो कहना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसमें सिद्धांत ही सिद्धांत है, जिसमें स्वतंत्रता भी एक मीनिंग है। तो देख लो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आजादी होता है ना। इसीलिए यहाँ पे स्वतंत्रता का मीनिंग क्या बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध ना हो, यानी कि वो बिना किसी भी दबाव के, प्रतिबंध के, बिना किसी अड़चन के अपना काम कर सके। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखो यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव नहीं होगा तो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप पर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आप पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आप बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय ले सकें, एक स्वतंत्र जीवन जी सकें, यही स्वतंत्रता है। सामान्यता स्वतंत्रता को प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, उसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। इसे हम ये कह सकते हैं कि मानव जो चाहे सो करे, इसके अधिकार का पर्यायवाची, मानव को जो करना है सो करे। लेकिन याद रहे यहां पर एक चीज है कि आपकी जो फ्रीडम है उस पर कभी कभी जो एलिगेशंस हैं, ठीक है, जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब क्यों लगाए जा सकते हैं बच्चों, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपको फ्रीडम मिली हुई है कि आप जो है सभा कर सकते हो, ठीक है, एक अपनी ग्रुप मीटिंग कर सकते हो, लोगों के सामने भाषण दे सकते हो, लेकिन इसी सभा को आप हथियारों के साथ करते हो, ठीक है, आप तलवारबाजी को लेके आते हो तब करते हो, या फिर इसी सभा में आप देश को तोड़ने की बात करते हो, ठीक है, सरकार के खिलाफ बात करते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें करते हो जैसे में सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, तो आपकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। तो ये चीज है, तो याद रखें कि हालांकि प्रतिबंध वगैरह जो है, सीमाएं जो है, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ गलत करोगे तो भाई सीमा या प्रतिबंध तो बनता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ऐसे सोर्स हैं, वो क्या स्रोत है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, वो स्रोत क्या है। तो सबसे पहला स्रोत है बच्चों कि आप किसी भी व्यक्ति पे या फिर सरकार किसी भी व्यक्ति पे बलपूर्वक या फिर सरकारी कानून के द्वारा लगा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो सामाजिक तौर पे कुछ पावरफुल व्यक्ति होते हैं, आर्थिक तौर पे पावरफुल व्यक्ति होते हैं, वो अपने से नीचे के व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। तो बलपूर्वक, सरकारी कानून के द्वारा, सामाजिक आर्थिक असमानता, इस तरीके से। ओके, अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन डिटेल। तो मीनिंग क्या है फ्रीडम का, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप यहां से पढ़ लो अच्छे से। चलो इसी का इंग्लिश मीडियम में, फॉलोइंग आर दी सोर्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम। चलो 2 नंबर का बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो हमारी कई प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, जिसमें से एक है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चलता है अर्ध और अध्यक्षात्मक, यानी कि जिसमें आधे आधे अध्यक्ष हो। दैट मीन्स इसमें देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। उदाहरण जैसे कि फ्रांस हो गया, रूस हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारी चीजें। अब आप कहोगे सर जी ये तो भारत में भी है, नहीं, भारत में है संसदीय, ठीक है, भारत में कौन सी है, संसदीय है, अर्ध अध्यक्षात्मक नहीं, संसदीय है, ठीक।
इंग्लिश में देख लीजिए, डिस्क्राइब दी सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ से देख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 15, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों और इजी भी है। लिखित और अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों दो तरीके का संविधान होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित। अब आप कहोगे सर जी अलिखित संविधान में कोई संविधान होता है? हाँ होता था पहले के टाइम पे, आज से कई सालों पहले। तो चलो देख लेते हैं एक बार। देखो लिखित संविधान, जैसे कि नाम से पता चलता है लिखित संविधान। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत का संविधान क्या है? पूरी तरीके से लिखित है। अब लिखित है तो भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में एक देश के क्या नियम होते हैं, एक देश के क्या कायदे हैं, कानून हैं, उस देश के नागरिकों को कौन अधिकार दिए गए हैं, सरकार की शक्तियां क्या हैं, और देश कैसे चलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो इसे बोलते हैं लिखित। जैसे कि भारत का है, अमेरिका का, अफ्रीका का, और भी कंट्रीज हैं। और हाँ, जो लिखित होता है ना, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए पता है क्या होता है? ये जो संविधान में संशोधन है वो करना पड़ता है। अब बारी आती है अलिखित संविधान की। तो अलिखित का मतलब क्या हो गया? जिसे लिखा ना गया हो। अब लिखा नहीं गया है तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ लोक प्रथाएं होती है, कुछ परंपराओं का एक समूह होता है, ठीक है, समूह की श्रृंखला होती है जिसमें कुछ भी आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कि इंग्लैंड हो गया, एक और कंट्री है, ठीक है, इंग्लैंड के अलावा एक और कंट्री है जिसका संविधान अलिखित है। ये चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या है मतलब लिखित और अलिखित का, समझ गए ना बच्चों? देखो बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से तो, है ना। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न 4 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान से समझें। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग क्या है ये बताना है। तो देखो बच्चों ध्यान से समझो, सभी नागरिकों को, एक सेकेंड मैं ना एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझ लो। देखो नाम से पता चल रहा है ना आपको, धर्म और निरपेक्षता, अर्थात जब भी कोई कंट्री धर्म से निरपेक्ष रहे, यानी कि किसी भी धर्म का पक्ष ना ले, ठीक है, ये चीज होती है। तो अब इसी को हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में उतारते हैं। देखो किसी भी देश के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के किसी भी धर्म या फिर सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना करे, ठीक है। तो एक मतलब धर्मनिरपेक्षता का ये है। क्या मतलब है? कि किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, लाइक भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, इसकी उसे फुल फ्रीडम है, फुल लिबर्टी है, और राज्य धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, भारत जैसा कि आपको पता है विभिन्नताओं का देश है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, न जाने कितने धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है। इसीलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसे धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों कि पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें, ठीक है। अगला, संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अंदर छिपे वर्चस्ववाद का विरोध करना और विभिन्न धर्मों के बीच में तथा उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना आदि की यह घोषणा करता है। तो हमारे संविधान के घोषणा पत्र में यह बात की गई है कि अगर धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद है तो उसका विरोध किया जाएगा, धर्म के अंदर वर्चस्ववाद है तो उसका विरोध किया जाएगा, विभिन्न धर्मों के बीच में समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है धर्मनिरपेक्षता की, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो मैं पता है क्या करता हूं, मैं ना आपको एकदम उस लेवल पे जाके समझाता हूं कि एक 11वीं का बच्चा ना, जिसको पॉलिटिकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और जिसको मीडियम नॉलेज है, एक तो होती है बिल्कुल लो नॉलेज वाले, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं जिनको अच्छे से पॉलिटिकल आती है, ठीक है ना, शार्प माइंड वाले। तो मैं तीनों के लिए एकदम छोटे लेवल से शुरुआत करता हूं ताकि आपको ना बहुत अच्छे समझ में आ सके सारी चीजें, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ लेंगे कि राइट दी
डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, पढ़ लीजिए। अब आता है 17, बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन और रिट में क्या अंतर होता है, देखो सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, न्याय का पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का ये मीनिंग आधा है, ठीक है, ये मीनिंग आधा है इसका कि न्यायपालिका विधायिका के द्वारा जो भी कानून पारित होते हैं उनकी व्याख्या कर सकती है, संविधान की व्याख्या करती है। इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो ये है बच्चों कि जब न्यायपालिका किसी न्याय को सुना देती है, ठीक है, किसी भी न्याय को उसने पूरा कर दिया और न्यायपालिका को अगर लगता है कि उसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो वो उस न्याय का दोबारा से उसका पुनरावलोकन करती है। इसी न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कानूनों को भी तो दोबारा देख रही है, संविधान को भी तो दोबारा देख रही है। तो आधा मीनिंग ये है और आधा मीनिंग ये है, ठीक है। अब बारी आती है रिट की। तो देखो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करता है वो रिट कहलाता है। देखो आपसे ना एक मेरा फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो हमारे भारतीय संविधान में टोटल हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, इसमें से हमारा वो कौन सा मौलिक अधिकार है, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, हमारा वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो बाकी के हमारे 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। एक और हिंट है इसके लिए, इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। एक और हिंट है, इस अधिकार को भारतीय संविधान में बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार माना गया है, ठीक है, और इसे अंबेडकर ने यह संज्ञा दी है कि भारत का संविधान का हृदय और आत्मा है ये। तो वो अधिकार कौन सा है, उसका नाम और अनुच्छेद बताओ फटाफट से, ओके। और इसी अधिकार के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, और फिर रिट वगैरह जारी करती है ये चीजें हैं। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिट। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, रिट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बहुत आसान तरीके से दी गई हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए। राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा का वर्णन कीजिए। यानी कि राजनीति के बारे में बहुत से लोग कुछ मिथ्या धारणाएं रखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आम लोगों का राजनीति के प्रति जो नजरिया है वो कैसा है, इसके बारे में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों, राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को क्या मानते, दावपेच। दावपेच का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे भी कभी भी कुछ भी, है ना, तो क्या कहते हैं, दावपेच से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का ये एक कुचक्र होता है। राजनीति क्या है, एक ऐसा दावपेच है जिसमें लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उन्हें दल बदल करते, झूठे वायदे करते, बड़ा चढ़ा कर दावे करते और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी स्वार्थ साधते और घृणित रूप से हिंसा करते देखते हैं, तो वे इसे ही राजनीति समझ बैठते हैं। तीसरा, कुछ लोग भ्रष्टाचार, लूट, घोटाला, इसी को राजनीति समझ लेते हैं। वे कहते हैं घोटाला करो, देश को लूटो, यही तो है राजनीति, है ना। तो ये मिथ्या धारणा है लोगों की और आम लोगों का नजरिया पे। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि डिस्क्रिप्शन दी मिसकॉन्सेप्शन अबाउट पॉलिटिक्स, या फिर द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स इज एज फॉलोअप, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, यहां से पढ़ सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से बच्चों पिछले 37 मिनट के अंदर हमने अपना सेक्शन ए भी पूरा कर लिया और सेक्शन नंबर बी भी। तो आर यू फॉर सेक्शन नंबर सी रेडी हो बच्चों, सेक्शन नंबर सी के लिए शुरू करें बच्चों, रेडी, चलिए, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा खंड सी यानी कि सेक्शन सी 20 मार्क्स का यहाँ से शुरू हो गया है। मेरा गला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मान लीजिए बैठा जा रहा है। पता है ये वीडियो ना मैं रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास बना रहा हूँ, ठीक है, 12 बजे शुरू किया था
12 शायद 30 या 35 पे, अभी 1 बज रहा है रात का। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है भाई कि आप इसको ना थोड़ा ढंग से समझें, ठीक है, हमारी मेहनत को भी आप सराहना दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस बात से, ठीक है। तो बस आप क्या है, बस अच्छे से देखते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे बच्चे मुझे फीडबैक अपना जरूर दिया करें कि सर आप जो मेहनत कर रहे हो वाकई में हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। बाकी फाइनल एग्जाम में तो आपको पता चल ही जाएगा कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, भारतीय संविधान में वर्णित जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको इसका वर्णन करना है। दूसरे क्वेश्चन में भारतीय संविधान में वर्णित जो हमारा दूसरा अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आपको इसे वर्णित करना है। तो अब हम 2 अधिकारों को पूरा समझेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, इन दोनों को समझेंगे अब हम। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे, और ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी है। तो एक एक करके सबको समझेंगे। तो बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा ना 2 अनुच्छेद में है, एक है अनुच्छेद 23 और एक है हमारा अनुच्छेद 24। अब ध्यान से समझ लो। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है, मानव व्यापार, मानव व्यापार यानी कि मानव की तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, इसकी बात की जा रही है। तो मानव व्यापार, तस्करी या खरीद फरोख्त और बल प्रयोग के द्वारा बेगारी करवाना या फिर बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब बच्चे कहेंगे सर बेगारी क्या होता है, मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं सर बेगारी के ऊपर, मैं हर बार बताता हूँ बेगारी का मतलब ये होगा कि आपसे काम भी करवाया जाएगा और आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, ये होती है बेगारी, ठीक है, जो कि बल प्रयोग की जाती है, करवाई जाती है दरअसल। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव व्यापार, तस्करी, खरीद फरोख्त, बल प्रयोग, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, ये सब प्रतिबंध, ठीक है। अब कैसा प्रतिबंध, तो अगर कोई भी बंधुआ मजदूरी करता हुआ पाया गया, कोई भी मानव व्यापार करता हुआ पाया गया, तो उसे कानूनन दंडनीय अपराध दिया जाएगा। प्रतिबंध ही नहीं किया, प्रतिबंध के साथ साथ कानूनी दंडनीय अपराध भी बना दिया इसे, ठीक है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में आप ऐसे समझ लो कि बाल श्रम जो है इसको अवैध बताया गया, ठीक है। तो खदानों में, कारखानों में, खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही की गई है, ठीक है। बाल श्रम कैसे अवैध, कि हमारा जो संविधान है इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी भी खदान में, किसी भी खतरनाक उद्योग में काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई या फिर किसी माइनिंग टाउन, माइनिंग जो हो गई, वहां पे कहीं पे भी काम नहीं करवाया जाएगा। बाल श्रम अवैध कर दिया गया, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, फिर चाहे वो अनुच्छेद नंबर आपका 23 हो या फिर 24 हो, ठीक है। अब दूसरे अधिकार को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। देखो, सबसे पहले ये देखो, यहां पे समझो, जो हमारा संविधान है, संविधान ये मानता है कि विविधता, विविधता का मतलब हो गया जहां पे एक से ज्यादा धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो विविधता जो है ये हमारे भारतीय समाज की मजबूत कड़ी है, ठीक है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। देखो, विविधता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी संस्कृति के लोग, जिनकी ट्राइब्स के लोग बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो उन्हें हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, पिछड़े हुए भी हैं। तो भाई हमारे भारतीय संविधान ने तो कहा है कि इन्हें भी अधिकार मिलेंगे, इनके लिए भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो इनके लिए अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, है तो हमारे लिए भी, स्पेशली हम इनकी बात करते हैं। तो 2 अधिकार है, ठीक है। अब इससे पहले कि हाँ ठीक है, देखो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष धर्म, अपनी विशेष भाषा, अपनी लिपि या फिर अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी राज्य का, वो अपना जो भी उसका धर्म है, जो भी भाषा है, जो भी लिपि है, जो भी संस्कृति है, उसको बनाए रख सकता है, पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करना है। यानी कि जो लोग भाषा के आधार पे
और धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनकी संख्या बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, तो वो अपना खुद का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उनको जो है उम्मीद ना वो ना रखें। अब बारी ये आती है भाई कि अल्पसंख्यक 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 आखिर ये है क्या? ठीक है, तो अल्पसंख्यक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो किसी भी देश का वह समूह जिनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक धर्म है और वो देश के किसी एक भाग में या फिर पूरे देश में संख्या के आधार पे बहुत नाम मात्र के, ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, नियमन कर सकते हैं, ये चीजें हैं बच्चों। तो ये होता है अल्पसंख्यक। देखा, दोनों क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया, दोनों समझा दिए अच्छे से, है ना। चलिए आगे देखेंगे। तो अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्राइब द राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें आर्टिकल 23, 24 के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन आर्टिकल कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29, 30 एंड माइनॉरिटीज क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले साल पेपर में आ चुका है, ठीक है, कि विश्व नागरिकता से आप क्या समझते हैं तथा इसके क्या लाभ हैं। एक और आएगा कि चुनौतियां क्या हैं इसकी या फिर हानियां क्या होंगी, ठीक है। तो पहले समझेंगे विश्व नागरिकता, इसके अर्थ को, फिर समझेंगे इसके लाभ को। ओके, तो चलो एक एक करके सबको समझते हैं ध्यान से। देखो, विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता का आशय ऐसी नागरिकता है जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो, यानी कि एक ऐसी सिटीजनशिप जो पूरी दुनिया के हर एक राष्ट्र के द्वारा मान्य की गई हो, ठीक है। इसके अर्थ को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। संचार के साधन, टेलीविजन, इंटरनेट, इसने हमारे संसार को समझने की जो ढंग है उसमें भारी परिवर्तन किया है, ठीक है। चाहे वो एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं की पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज के उभार की ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहते हैं, ठीक है। विश्व नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि जब विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर किसी चीज को करते हैं, ठीक है। तो इसने विश्व ग्राम व्यवस्था का आधार बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व नागरिकता की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दे सकती हैं, यानी कि जैसे यूएनओ है, यूएनओ पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो ये एक एग्जाम्पल है विश्व नागरिकता का। अब अगर किसी एनजीओ को, किसी व्यक्ति को विश्व नागरिकता मिल जाती है तो इसका लाभ क्या होगा, ठीक है। लाभ क्या होगा, जैसे एक देश की नागरिकता मिलती है तो क्या लाभ होता है, पूरे विश्व की मिलेगी तो क्या लाभ होगा। इससे जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसका दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट है, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपने देश में भी, अन्य देशों में भी जब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाएंगे, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए, तो इसके लिए क्या होता है कि सभी को कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये इसी के तहत संभव हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं। फिर इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निपटान करना आसान हो सकता है, ठीक है। जो प्रवासी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, जो राज्यविहीन लोग होते हैं, उनकी समस्या का निपटान भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था और बस हो गया आपका ये आंसर। चलो इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वर्ल्ड सिटीजनशिप एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो वर्ल्ड सिटीजनशिप क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहां से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन अब यहां रुको और अब इसको ढंग से समझो। देखो, सकारात्मक कार्यवाही, इससे आप क्या समझते हैं,
और यह सकारात्मक कार्यवाही वंचित लोगों को कैसे सही साबित हो सकती है। अब पहले तो मतलब समझो कि भाई सकारात्मक कार्यवाही का मीनिंग क्या है, और फिर ये कई रूपों में मतलब कई रूपों में सहायक हो सकती है। तो देखो, सकारात्मक कार्यवाही समानता की स्थापना एवं समानता की वृद्धि के लिए जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लागू करना ही सकारात्मक कार्यवाही है। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चलता है ना, सकारात्मक कार्यवाही, पॉजिटिव वर्क करना, है ना। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके समानता की स्थापना के लिए, समानता की वृद्धि के लिए, न्याय के लिए, फ्रीडम के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू करना ही सकारात्मक कार्यवाही है। अब ये कई रूपों में हो सकती है। कई रूपों में कैसे? जैसे कि जो निम्न लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, इनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, समानता, न्याय, ठीक है, इन सभी को, स्वतंत्रता, इनको लागू करने के लिए जो निम्न लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, इनको विशेष सुविधाएं देना। ठीक है, जैसे वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति हो गई या फिर हॉस्टल जैसी सुविधाओं को देना। ठीक है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करना इनके लिए। ठीक है, लोगों के साथ विशेष बर्ताव इन समुदायों को उभरने में सक्षम बनाएगा और बाद में अन्य समुदायों की प्रतिस्पर्धा के लायक बना देगा। ठीक है, पहले जो है इन्हें विशेष सुविधाएं दो। ठीक है, जब ये उभरने लगेंगे तो ये खुद इसके लायक बन जाएंगे कि ये बाकी के समाज के लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है सकारात्मक कार्रवाई का मीनिंग। अब तो नहीं भूलोगे ना क्या होता है मतलब सकारात्मक कार्रवाई का। ठीक है, देखो, जहां जहां लगता है कि आपको 10% भी समझ में नहीं आया, 10%, 5%, आप उसी एरिया को, उसी वीडियो के टाइमिंग को दोबारा 2 मिनट, 2 से 3 मिनट का प्लेबैक कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये डाउट भी पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको, एकदम इजी। क्योंकि देखो, रात का समय है, कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम दिमाग शांत और एकदम फोकस है कि हाँ, बच्चों को अच्छे से समझाना है। एकदम ऐसा लगना है कि जैसे बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं उन्हें समझा रहा हूं। ठीक है, अब मीनिंग क्या है अफर्मेटिव एक्शन का या फिर पॉजिटिव एक्शन का, और ये कैसे सही हो सकता है, ठीक है, जो डिप्रिव्ड पीपल होते हैं इनके लिए। तो बस पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। स्थानीय शासन का अर्थ क्या है और हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों, स्थानीय शासन और स्थानीय शासन की आवश्यकता। तो देखो बच्चों, किसी गांव के स्तर का या फिर जिला स्तर का जो शासन होता है उससे स्थानीय शासन कहते हैं। यानी कि आपका गांव, आपके गांव के लेवल का शासन, आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, और यह शासन आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। ठीक है, क्योंकि भाई गांव का शासन है, जिला का स्तर का है, तो सिंपल सी बात है, आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की जो प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं, इनका समाधान बहुत ही तेजी से तथा कम खर्च में और कम समय में हो जाता है। तो इसे बोलते हैं स्थानीय शासन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, क्या मीनिंग है लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय शासन का। ठीक है, फिर आता है हमें स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है। मान लीजिए आप गांव में रहते हो, ठीक है, तो उस गांव में आपको एक पंचायत की क्यों जरूरत है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको क्यों जरूरत है किसी शासन की। तो क्यों जरूरत है बच्चों? ताकि एक छोटी से छोटे लेवल पर भी जो मजबूत और लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कायम की जा सके। ठीक है, एक गांव के लेवल के, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल के जो स्थानीय स्तर होते हैं, मतलब स्थानीय स्तर पे जो राजनीतिक आर्थिक भागीदारी है इन लोगों की, विलेज लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये भी अपने आप को ये समझे कि हाँ भाई, हम भी देश में रहते हैं, हमारी भी भागीदारी है इस देश में। ठीक है, सामान्य नागरिकों के प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु, यानी कि सभी जो नागरिक हैं उनकी अपने प्रतिनिधियों तक पहुंच हो सके, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है तो उसमें हम जिससे चुनते हैं वही रहता है, हमारी आम जान पहचान के लोग होते हैं उसमें, है ना। जैसे किसी भी कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु जन कल्याणकारी कार्य, यानी कि किसी भी कार्य को करना है विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है,
सफल तरीके से करना है, तेजी से करना है, तो क्या करेंगे, मतलब जन कल्याणी कार्य करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। इसके अलावा आपसी सामंजस्य सफल प्रशासन के हेतु। अब एक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ये पॉइंट ले लिया एमसीक्यू के लिए कि पूछा जाए स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए थे, तो याद रखना 1882 के बाद। और इस समय इसे पता है क्या कहते थे, इन्हें कहते थे मुकामी बोर्ड। क्या बोलते थे, मुकामी बोर्ड। इन्हें उस समय पंचायत नहीं कहते थे, इन्हें मुकामी बोर्ड कहते थे। सर जी सही से तो लिख दो देखो इन्हें मुकामी बोर्ड कहते थे इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया स्थानीय शासन का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा। 52 मिनट हो गए भाई हमें, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो बच्चों, इंग्लिश में व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट। तो हमें मतलब पहले तो बताओ लोकल गवर्नमेंट है क्या, फिर हमें क्यों जरूरत है इस लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो क्या है लोकल गवर्नमेंट और इसकी जरूरत क्या है, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन जाता है सिद्धांत को लेके। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि जो राजनीति है वो विज्ञान, मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है ये एक तरीके का विज्ञान है भी और एक तरह से विज्ञान नहीं भी है। इस कथन को वर्णन कीजिए। देखो सिंपल सा ये समझो, जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक साइंस भी है और ये एक साइंस नहीं है। तो दो बातें बतानी है, एक तरफ राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है ये बताओ, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है ये बताओ। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, इसको समझो। देखो जो विद्वान, जो राजनीतिक शास्त्रज्ञ ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक तरीके का साइंस है, उनका मानना यह है कि जिस प्रकार साइंस यानी विज्ञान का अध्ययन एक क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन भी एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग संभव है, जैसे साइंस में प्रयोग करते हैं ना, प्रयोगशालाएं होती हैं, वैसे ही इसमें भी प्रयोग संभव है। इसमें हम भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, इतिहास और समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि साइंस की एक लेबोरेटरी होती है, ठीक है, प्रयोगशाला होती है, तो पूरा विश्व ही इसकी लेबोरेटरी है, पूरी प्रयोगशाला इसकी पूरा विश्व है, ठीक है। अब जो राजनीतिक शास्त्रज्ञ ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान कोई साइंस नहीं है, कैसे, उनका मानना यह है कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। जो भी इसके सिद्धांत, जो थ्योरीज हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो एकदम स्पष्ट नहीं है। जैसे साइंस में सारी थ्योरी स्पष्ट होती है एकदम फुल प्रूफ के साथ में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। राजनीति में एक जैसे कारण होते हुए भी राजनीतिक विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे साइंस है, उसमें अगर कारण एक ही जैसा हर एक का, तो उसका परिणाम भी एक होगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है और राजनीतिक विज्ञान की कोई वास्तविक प्रयोगशाला नहीं है। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव नहीं है। तो एक तरफ विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान नहीं है राजनीति के रूप में। तो ये बातें हैं, अब तो समझ गए ना बच्चों। चलो अब इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि डिस्क्राइब दी स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस इज एंड इज नॉट अ साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, ये पहले ये, फिर पॉलिटिकल साइंस इज अ नॉट साइंस, ठीक है। तो देख लेंगे सारे बच्चे यहां से अच्छे से, मेरे हिसाब से तो है ना बच्चों। चलो तो फाइनली 1 घंटा होने को आया हमारा, और सेक्शन नंबर जो हमारा सी था वो पूरा हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे अपने अगले खंड की, जो कि है खंड नंबर डी, यानी कि सेक्शन डी 12 मार्क्स का। ओके चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है 4 मार्क्स में। देखो क्या कहा गया है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने का जिम्मेदार है। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। 2 नंबर का नहीं, बल्कि मान के चलो कि 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक तो सबसे पहला कि कार्यपालिका है क्या, ठीक है, पहला कार्यपालिका। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कि विधायिका यानी कि जो संसद होती है, इसके द्वारा जो भी नीतियां, जो भी कानून लागू किए जाते हैं, मतलब जो भी कानून होते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदार होती है। ये पारित करती है, कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है, ठीक है। अब देखो
जो सरकार के प्रधान होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए और उनके मंत्री हो गए, इनको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, तो पूछा जा सकता है दूसरा पॉइंट, राजनीतिक कार्यपालिका किन्हें कहते हैं? तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक और विशेषता है इनकी कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो कार्यकाल है वो सीमित होता है। जैसे प्रधानमंत्री है 5 साल के लिए है, मंत्रिपरिषद है तो वो भी 5 साल के लिए है। ठीक है, लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं और ये इनका कार्यकाल स्थायी होता है। ठीक है, ये रिटायरमेंट तक बने रहते हैं, जैसे सिविल सेवा के सदस्य हो गए, ये सब होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट थे आपके यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा ध्यान से इसे समझा होगा। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्ट है कार्यपालिका का, दूसरा है राजनीतिक कार्यपालिका का और तीसरा है स्थायी कार्यपालिका का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन को समझो। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सरकार का वो अंग कौन सा है जो कि संसद के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करती है? तो वो कौन सा है बच्चों? वो है कार्यपालिका। ठीक है, ये तो लागू करती है ना संसद द्वारा स्वीकृत नीति कानूनों को। दूसरा, कार्यपालिका का मुख्य काम क्या होता है? तो कार्यपालिका का मुख्य काम होता है जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून है, उनको लागू करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, भारत में जैसे कि हमें पता है संसदीय कार्यपालिका है, तो इसकी जड़ें भारत में कब उभरी थी? ठीक है, तो 1919 और 1935 में जो संसदीय व्यवस्था भारत में आई थी, आई इन द सेंस कि भारत ने अपनाई थी, उसी से इसकी जड़ें उभरी थी। ठीक है, अब बारी आती है कि जो कार्यपालिका है इसमें शामिल सदस्य नहीं है। तो देखो, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, जो हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा है, सब शामिल है, लेकिन देश का एक बड़ा व्यापारी वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चों इसके बारे में, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 3 पॉइंट है। एक है एग्जीक्यूटिव क्या होती है, फिर जो क्या नाम है, हाँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और आंसर की बात करेंगे तो पहले का आपका सी हो जाएगा। और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? तो इन्फोर्सिंग पॉलिसीज एंड लॉज, लॉ है बेसिकली। एंड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का भी मर्ज हुआ था इंडिया में, तो बी हो जाएगा। एंड द लास्ट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है एक कार्टून। ओके, एक कार्टून है और हमें इसे बड़े ध्यान से समझना है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ध्यान से देखो। कार्टून में क्या है कि ये ना एक व्यक्ति है जिसके सामने खरगोश, बिल्ली, बंदर, हाथी, कबूतर, मेंढक और मछली, इसका मतलब समझ रहे हो, इन सब की अपनी अलग अलग योग्यताएं हैं। ठीक है, अलग अलग इनकी विशेषताएं। तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि एकदम साफ सुथरे चयन के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आप सबको उस पेड़ पे चढ़ के दिखाना होगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, जैसे हाथी है, क्या हाथी पेड़ पे चढ़ पाएगा? नहीं। पक्षी तो भाई तुरंत पहुंच जाएगा। मेंढक कभी चढ़ सकता है? नहीं। मछली तो कभी नहीं। खरगोश भी चढ़ जाएगा एक टाइम को, बिल्ली भी, बंदर भी चढ़ जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं चढ़ सकते हैं, ये भी नहीं चढ़ सकता है। तो क्या ये सही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे समानता और न्याय के बारे में कुछ है, अभी देख लेंगे। सोर्स है एनसीईआरटी बुक। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, यह विचार कि साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आपको एक जैसा टेस्ट देना होगा, क्या ये आवश्यक और उचित है? तो भाई अभी हमने देखा कि मेंढक, मछली वगैरह ये तो चढ़ ही नहीं पाएंगे पेड़ पे, हाथी भी नहीं चढ़ पाएगा, तो क्या ये सही है? वहीं कबूतर, बंदर तो तुरंत पहुंच जाएंगे उसके ऊपर, है ना? तो हम बोलेंगे जी नहीं, ये आवश्यक और उचित नहीं है। आपके विचार में यह उचित या फिर अनुचित क्यों है? आप इसे अगर सही कहते हैं तो सही क्यों है, गलत कहते हैं तो गलत क्यों है? तो देखो मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक हाथी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, जबकि एक पक्षी तो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, है ना? चित्र में परिस्थिति से निपटने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए, एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि अगर आप इस व्यक्ति के पास हो, ठीक है, अगर आपको इस व्यक्ति की जगह पे खड़ा किया जाए तो आप किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, एक एग्जांपल देके बताओ। तो देखो मैं बताता हूं। हाँ, व्यक्तियों के साथ हम अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो विकलांग होते हैं, इनके लिए हम सार्वजनिक स्थानों पर
विशेष ढलान वाले रास्तों को बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो हम कौन सा सिद्धांत अपनाएंगे? अलग अलग बर्ताव का सिद्धांत, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हाथी है, इसके लिए हम एक अलग बर्ताव सिद्धांत अपनाएंगे, पक्षी के लिए अलग अपनाएंगे, मेंढक और मछली के लिए अलग अपनाएंगे, है ना। तो हम अलग अलग बर्ताव का सिद्धांत यहाँ पे अपनाएंगे। ओके, ये चीजें हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा, आई होप समझ गए होंगे। अब ओहो, इंग्लिश में इसका मैं इंग्लिश चित्र लगाना भूल गया चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देख लो, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे, हिंदी में लिखा हुआ, इतनी तो आता ही होगी आपको यार, है ना। देखो आंसर आप देख लो, मतलब क्वेश्चन सारे के सारे और आंसर भी सब लिखे हुए हैं। ओके, चलो अब बारी आती है हमारे मैप की, ठीक है। तो मैप को समझने से पहले थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखो क्या कहा गया है इसमें, पता है मैंने क्या किया है, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ना संघवाद का, उस मैप को इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि 2 से 3 सैंपल पेपर में आप मैप को अच्छे समझ जाएं, जो आपका 5वें चैप्टर का है, ठीक है। आने वाले 2-3 मैप सैंपल पेपर में 7वें चैप्टर के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा था मिड टर्म में आपको जो मैंने मैप की ट्रिक बताई थी, कितनी बढ़िया ट्रिक थी भाई साहब, आप मानोगे नहीं, पूरे के पूरे नंबर बच्चों के आए हैं उसमें, पूरे के पूरे, ठीक है। मैप की वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, 5वें चैप्टर की, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैप दिया जाएगा, उसमें उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य बताना है, ठीक है, और दक्षिण भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य बताना है, फिर पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य और पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, पूरे भारत में हमें घूमना है, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि उत्तर भारत का, ठीक है, एक द्विविधायी राज्य। तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, क्या ट्रिक बताई है? बी यू, ठीक है, बी यू, जैसे डी यू यूनिवर्सिटी होती है ना, तो वैसे ही बी यू है, बी यू का मतलब बिहार और यूपी, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी कह लीजिए, तो इससे बिहार और यूपी। और एक बताई थी आपको मैंने मटका, ठीक है, मटका बताई थी ना, मटका यानी कि माँ से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक और ए से आंध्रा, है ना, ये ट्रिक बताई थी आपको मैंने। अब इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो पहला है उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य, तो वो कौन सा है? यह है आपका यहाँ पे बिहार, ठीक है, और अक्षर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो वो है आपका सी, जो कि क्या है? जो कि है तेलंगाना, ठीक है, और अक्षर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, तो वो आपका यहाँ पे डी है, और उत्तर भारत का तो ये आपका ए है, ठीक है, चौथे के लिए, जो कि आपका राजस्थान। तो बस इसी को भर देंगे यहाँ पे। ये देखो बी है बिहार, सी है तेलंगाना, डी है मणिपुर और ए है राजस्थान। ओके, अब इस मैप को ना आप एक बार थोड़ा ढंग से समझ लो, ठीक है। द्विसदनीय विधायी राज्य मैं आपको यही रिवाइज करवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 5 का पूरा मैप। देखो ट्रिक है हमारी नॉर्थ इंडिया के लिए बी यू, ठीक है, साउथ इंडिया के लिए मटका, MTKA, ठीक है, ध्यान से समझ लो। तो बी से बिहार, यू से यूपी। अब मटका उतारो, तो मटका में एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, है ना, ये चीजें। बाकी इधर गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये मेघालय है, ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा मिजोरम है, इधर ये त्रिपुरा है ना, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर सिक्किम है। बस ऐसी चीज़ें हैं दरअसल। ओके, तो देखो मैप भी मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में समझा दिया है। ओके बच्चों, आ गया ना समझ में? तो अच्छा यहाँ पे भी भर दिया क्या मैंने? दो जगह लगा दिया मैंने। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए भी है, सेम वही है, बस आपको नाम बताना है अपनी तरफ से। इंग्लिश में देख ले जो। ओके चलो, मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है, एक काम करता हूँ मैं ना 5 मिनट का भी ब्रेक लेता हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी एकदम पी के आता हूँ, फिर ये वीडियो दोबारा कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके, तो वापस आ चुके हैं बच्चों एक बार फिर से फुल एनर्जी के साथ। चलो आगे बढ़ेंगे। तो
अब हमारा शुरुआत होगा बच्चों इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर ई, जैसे खंड ई भी कह सकते हैं या फिर खंड जो आपका 5वां आता है वो भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि रहेगा 24 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर के हैं तो वैसे 4 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन में अथवा दिया गया है, तो 6 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन है बच्चों, और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। इसीलिए अब इसको थोड़ा नहीं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन 27 क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार का वर्णन करो, अर्थात हमारा इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, इसके कुछ क्षेत्र अधिकार हैं जो कि इसे और भी पावरफुल, मजबूत बनाते हैं, तो आपको इसका वर्णन करना है। तो चलो देखते हैं एक बार क्या क्या है। तो देखो आंसर लिखने से पहले देखो 6 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो इसको, अगर 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 3 लाइन में आपको एक प्यारी सी और एक इंपॉर्टेंट भूमिका लिखनी पड़ेगी, है ना। तो भूमिका में हमने क्या लिख दिया, हमने जो आंसर लिखना है उसी के की पॉइंट लिख दिए। कैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार, रिट संबंधी अधिकार, अपीली क्षेत्र अधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों, एक होते हैं मौलिक क्षेत्र अधिकार, एक होते हैं रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, एक होते हैं अपीली क्षेत्र अधिकार, एक होते हैं सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार, और एक और है क्या, नहीं यही 2 हैं, मतलब 4 हैं दरअसल। अब ध्यान से समझ लो क्या क्या होता है। देखो इस बात को समझने की बिल्कुल भी भूल मत कर देना कि मौलिक क्षेत्र अधिकार का मतलब हो गया मौलिक अधिकार से, ठीक है, ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि देखो मौलिक क्षेत्र अधिकार का मतलब ये हो गया कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो कुछ मुकदमों की सुनवाई, कुछ केसेस की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, ठीक है। ऐसे मुकदमों में निचली अदालतों में सुनवाई की जरूरत नहीं होती है। अब आप कहोगे ऐसे कौन से मुकदमे हैं भाई जो कि सीधा सर्वोच्च न्यायालय अपने पास उनकी सुनवाई करेगा, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, विवाद हो, स्टेट लेवल पे या फिर 2 स्टेट के बीच में, अभी हमने देखा था ना वो क्या नाम है, जैसे यूपी के बीच में, हरियाणा के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इसे कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। साथ ही वह केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं इसकी संविधान के अनुसार व्याख्या भी करती है, ठीक है। संविधान ने स्टेट को, सेंटर को कौन कौन सी पावर दे रखी है उसकी व्याख्या भी करती है। यह अधिकार उसे संघीय मामलों में, संघीय नहीं संघीय, ये घा है दर्शक, संघीय यानी कि जो संघवाद होता है उस मामले में सभी विवादों में एक अंपायर और निर्णायक की भूमिका देता है, ठीक है। तो ये है इसका क्षेत्र अधिकार मौलिक का, जो इसे और पावरफुल बनाता है, ठीक। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि अब गलती मत करना मौलिक अधिकार के बारे में, वो यहां पे है रिट संबंधी अधिकार। कैसे, जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ विशेष आदेश जारी करती है, जिसे हम रिट कहते हैं, ठीक है। विशेष आदेश जारी करती है, इसे रिट कहते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, फिर चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, वो इन रिटों के माध्यम से कार्यपालिका को कुछ करने का और कुछ ना करने का आदेश देती है, ठीक है, जैसे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, उसकी सुरक्षा हो सके, ठीक है। तीसरा है बच्चों अपीली क्षेत्र अधिकार। अब अपील जैसे हम करते हैं, किसी से हम अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, तो वही चीज है। इसका अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो गया हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय गया, और उच्च न्यायालय में उसने देखा कि भाई उसे ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर दी। इसलिए आपने मूवीज में या फिर न्यूज में देखा होगा कि आज यहां उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी, है ना, ये चीज है, ओके। लेकिन याद रखो हाई कोर्ट में अपील ऐसे नहीं दायर कर सकते हो। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्न अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनर्निर्णय भी ले सकता है, ये चीजें हैं, ठीक। और एक आखिरी है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। ये बहुत ही आसान है कि क्या बोलते हैं,
भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है ना, लोकहित मामले में, संविधान की व्याख्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ बातें भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंडर है कि वो उसे माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्षेत्र अधिकार थे मैंने आपको सारे के सारे एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज में बता दिए हैं। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करवा दूं। देखो, मौलिक क्षेत्र अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक होता है, जो संघीय केंद्रीय मामलों में उसे अंपायर निर्णय की भूमिका देता है। रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करना है। अपील का मतलब हो गया जब किसी निचली अदालत के द्वारा किसी को मुकदमा, मतलब किसी को जो भी न्याय होता है वो सही ना लगे तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सलाह संबंधी तो राष्ट्रपति कोई भी सलाह दे सकता है, मर्जी है न्यायपालिका की माने या ना माने। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए और न्यायिक सक्रियता को 3 नकारात्मक पहलू लिखिए। तो बच्चों पहले समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता होती क्या है, और फिर इसके जो 3 नकारात्मक क्या नाम है पहलू हैं वो क्या क्या होते हैं इसके बारे में। आ जाओ, चलते हैं, फटाफट देखेंगे इसको, ऐसी क्या बात है। देखो, सबसे पहले समझो न्यायिक सक्रियता। देखो नाम से पता चल रहा है ना कि न्याय को सक्रिय तरीके से लागू करना, यानी कि न्याय को तेजी से तेजी, जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, भारत में न्यायिक सक्रियता यानी कि भारत में न्याय को तेजी से जल्दी से करना, इसका मुख्य साधन क्या होती है? जनहित याचिका या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका। जनहित याचिका मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ना वो याचिका दायर करता है कि हाँ मुझे न्याय चाहिए, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो न्याय को तेजी से लागू करने के लिए न्यायिक सक्रियता जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ी है, जिसमें मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 और 80 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीशों ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत सेवाएं नहीं ले जा सकते थे। मतलब सिंपल सी बात है, इस न्यायिक सक्रियता में जो जनहित याचिका है या फिर न्यायिक सक्रियता के तहत अदालतों ने समाज के निचले से निचले, गरीब से गरीब तबके तक न्याय को पहुंचाया। ठीक है, ताकि वो भी, उन्हें भी न्याय मिल सके। न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने और उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय भागीदार बना दिया था। एक के पश्चात एक विषय पर अपने निर्णय दिए जा रहे थे। अब देखो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप यहां पे ये समझो, जब न्यायपालिका एक टाइम पे एक दिन में, ठीक है एग्जांपल लेता हूं, एक दिन में मात्र जो है ना मान लीजिए 10 जो जनहित याचिकाएं आती हैं उन पे अपने फैसले सुनाती है। ठीक है, 10 पे सुनाती है, और वहीं अब उसी एक दिन में उसके पास 50 आ रही हैं जनहित याचिकाएं, 50 फैसले सुनाने पड़ रहे हैं, 100 फैसले सुनाने पड़ रहे हैं, तो कितना कार्यभार बढ़ेगा उसका। ठीक है, तीनों जो हमारे संविधान की संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनके बीच में क्या कार्य हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा हमें, है ना। तो बस अब यही होगा इसका नकारात्मक लाभ या फिर नकारात्मक पहलू इसका। ठीक है, तो देखो, न्यायिक सक्रियता का न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू, सबसे पहली बात, अब न्यायपालिका का कार्यभार बढ़ेगा। जहां एक दिन में 10 फैसले सुनाती थी, अब उसे 20 सुनाने पड़ रहे हैं, अब उसे 30 सुनाने पड़ रहे हैं, अब उसे 40, अब उसे 50 फैसले देने पड़ रहे हैं एक दिन के। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में अंतर करना, इनके क्या कार्य हैं, इनका बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, हमारे संविधान में एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत? कि प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करे। वो सिद्धांत भी बाधित हो रहा है। क्यों? क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि वायु ध्वनि प्रदूषण को दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव सुधार करना, ये काम या तो विधायिका के हैं या है कार्यपालिका के, लेकिन कर न्यायपालिका भी रही है ना। तो इससे हमारा यह सिद्धांत जो है वो तो बाधित हो गया ना। यही चीज है। अरे सर जी, अब आया मजा पढ़ने में, देखो। हाँ जी, चलो, दोनों क्वेश्चन हो गए आपके।
27। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे एक। हाँ, डिस्क्राइब द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या क्या जुडिक्शन है? सबसे पहला है, यहाँ पे देखेंगे तो ओरिजिनल, कहाँ चला गया भाई, काटना नहीं है भाई। ओरिजिनल जुडिक्शन, जुडिक्शन रिलेटेड टू रिट, अपीलेट जुडिक्शन एंड द लास्ट एडवाइजरी जुडिक्शन। फिर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं वो भी बताओ। तो सबसे पहले समझ लो कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, फिर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, चलो, वाओ, अब आया एकदम ऐसा प्रश्न जिसको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा आपको। देखो, क्वेश्चन 28 क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी कोई 6 विशेषताएं बताओ। देखो ध्यान से समझ लो, मैं फिर बता रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? जो धर्म से निरपेक्ष हो, जो किसी भी धर्म का पक्ष ना ले। अब भारत आ गया, अर्थात भारत किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है और एक राज्य है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, सभी धर्म समभाव, ये धारणा है इसकी। तो आ जाओ विशेषताएं देख लेते हैं। 6 नंबर का है, पूरी 6 विशेषताएं बताऊंगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं। सबसे पहली, वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को आधिकारिक यानी कि कानूनी मान्यता ना दी गई हो, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे भारत है, भारत ने किसी भी धर्म को आधिकारिक तौर पे, कानूनी तौर पे कोई मान्यता नहीं दे रखी है, ठीक है। भारत कौन सी अवधारणा पे काम करता है? सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पे, ठीक है। सभी धर्म एक जैसे, ठीक है, मतलब सभी धर्म समभाव हैं, समान है, इसकी अवधारणा पे महत्व देता है। तीसरा, भारत किसी भी धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकता है और विवाद को सुलझाता है। भारत ये जरूर कहता है कि हम किसी के धार्मिक मामले में अड़चन नहीं पैदा करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने ही धर्म के बीच में लड़ाई दंगा करोगे, ठीक है, वर्चस्ववाद करोगे, विवाद होगा, तो हस्तक्षेप तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक तो तुम मेरे ही देश के हो, ठीक है। मेरे ही देश में रह के तुम ऐसा करोगे तो भाई मुझे तो विवाद सुलझाना पड़ेगा ना, वही चीज है। इसीलिए भारत किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करता है, या फिर परहेज करना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी धर्म निरपेक्ष राज्य को ऐसे लक्ष्य जो शांति प्राप्त करें, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करें, धार्मिक उत्पीड़न को खत्म करें, भेदभाव को खत्म करें, वंचनाओं से आजादी दें, इनके सिद्धांतों के प्रति भारत को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और राज्य स्वायत्तता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, अर्थात धार्मिक संस्था हर धर्म की अपनी अलग होती है और एक होती है राज्य की संस्था, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए ताकि शांति, स्वतंत्रता, समानता स्थापित हो सके। क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होगा तो लगेगा कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, है ना, तो गठजोड़ नहीं होना चाहिए, ये चीज है। तो बस यही है विशेषताएं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखेंगे। अथवा क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो चलिए अधिकार देख लेते हैं भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मेनली जो अधिकार है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक अधिकार, एक होते हैं आर्थिक अधिकार और एक होते हैं सांस्कृतिक। और भी हैं क्या कोई? नहीं, हाँ देखा ना, 3 ही है। अब कैसे कैसे क्या है तो देखो, सबसे पहले राजनीतिक अधिकार, यह नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार का हक देते हैं। अर्थात देखो, राजनीतिक अधिकार के तहत क्या होता है कि हमें राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी का हक देते हैं और साथ ही कानून के समक्ष हम बराबर होते हैं, ये कहा गया। यह राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। अब नागरिक स्वतंत्रताओं में क्या शामिल होता है? जैसे मतदान का अधिकार, खुद निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये सब इसमें शामिल होता है, ठीक है। फिर आता है आर्थिक अधिकार। ये क्या है? सिंपल सी बात है, आर्थिक मतलब इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकता है, ठीक है।
जिसे सरकार भी कई तरह से न्यूनतम आवश्यकता जैसे कि आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ जल, चिकित्सा इसकी पूर्ति करके मदद करती है। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार हैं जैसे कि हमारा आवास, ठीक है, कार्य करने का, रोजगार पाने का, पर्याप्त मजदूरी, पर्याप्त मजदूरी पाने का अधिकार, विश्राम, संपत्ति, चिकित्सा सुविधा, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आखिरी आता है सांस्कृतिक अधिकार। तो बहुत ही सिंपल है, वे अधिकार जो मानव के विकास, उसके सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य सांस्कृतिक अधिकार हैं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का हो गया, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का हो गया, स्थानीय वेशभूषा, त्योहार, पूजा और उत्सव मनाने का अधिकार हो गया। ऐसी बातें हैं। ठीक है, आ गया बच्चों अच्छे से समझ में? चलिए अब एक बार देख लो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है या फिर किसी भी सेकुलर स्टेट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ राइट्स। तो राइट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसे भी देखे लेंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ राइट्स। तो कौन कौन से राइट्स हैं देख लीजिए, मतलब टाइप्स हैं बेसिकली राइट्स के। क्या समझिए आप भी। देखो, एक है पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमिक, फिर आते हैं कल्चर राइट्स। ओके, चलिए देखो भाई, थोड़ा सा एक काम करते हैं। अब हम लोग ना 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ठीक है, कम से कम 2 मिनट का, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। 1.5 घंटा हमारा कम से कम होने को आया है। एकदम मैं भी पानी पी लेता हूँ तब तक। ओके, तो चलो रेडी हो, शुरू करते हैं। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है बच्चों? विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में है कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है, वर्णन कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आए हुए हैं। अब ध्यान से समझते चलो कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझेंगे विधायिका क्या है, फिर इसके कार्य क्या क्या होते हैं, हर एक चीज को। देखो बच्चों, विधायिका विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाती है और इसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं तथा भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या है बच्चों विधायिका? देखो थोड़ा सा ना एक आपको मैं वो एक डायग्राम बना के बताता हूं, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। देखो, हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा 3 रूप में किया हुआ है। ठीक है, 3 रूप में, जिसमें से सबसे पहले आती है विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका और फिर आती है न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है? ये नीतियां बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उस नीति से संबंधित जो विवाद होते हैं उसे सुलझाती है। ठीक है, विधायिका के पास में कार्यपालिका संविधान के कुछ पावरफुल पावर्स भी हैं। ठीक है, अब देखो इसके काम क्या होते हैं। तो इसके कई काम हैं, जैसे कि कानून बनाना, कुछ इसके संवैधानिक कार्य हो गए। ठीक है, ये एक बहस का मंच है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब ये पूरा 6 नंबर में देखेंगे अभी हम। ठीक है, वित्त का नियंत्रण हो गया, न्यायिक कार्य हो गया और ऐसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। तो विधायिका का सबसे पहला काम होता है कानून बनाना। ठीक है, तो किसी भी विधानमंडल का सबसे पहला कार्य होता है कानून बनाना। भारत की संसद जो हमारी पार्लियामेंट है वो उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है, सभी विषयों पर जो संघ सूची में और संवति सूची में। देखो 3 तरीके की सूची है। एक होती है संघ जिस पर हमारी क्या नाम है संसद बनाती है, एक होती है राज्य सूची जिस पर राज्य बनाती है और एक होती है संवति जिस पर दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है संवैधानिक कार्य। तो संसद या फिर विधायिका ये सरकार का एकमात्र ऐसा निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करके संशोधित भी कर सकता है। संविधान को बदलने की पावर है इसके पास में। तो सोचो कितनी पावरफुल है हमारी विधायिका। ठीक है, अगला बहस का मंच।
संसद में देखो हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, तो वो किसी भी धर्म की, किसी भी भाषा के, किसी भी जाति की, किसी भी संस्कृति, किसी विचार को रखने वाले होते हैं, है ना। तो संसद में सभी धर्म, भाषा, जाति के लोगों को अपने विचारों को रखने की आज़ादी होती है। संसद में उठे किसी भी मुद्दे पर सभी को अपना मत देने का अधिकार होता है। जैसे अभी बजट आया था, ठीक है, तो बजट के मामले में भी जब बजट लागू किया गया तो उस पर भी बहुत सारी बातें उठी, सबने अपनी अपनी राय दी थी, है ना, ये चीजें थी। कार्यपालिका का नियंत्रण, तो कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे, ठीक है, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसको पूरा 6 नंबर के क्वेश्चन में भी समझाऊंगा ही। वेल इतना समझ लो कि संसद जो है ना, ये मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए नियंत्रण करती है कार्यपालिका पे। अभी पूरा समझेंगे, चिंता मत करो। वित्त का नियंत्रण, अर्थात संसद, खास करके हमारी जो लोकसभा है, ठीक है ना, लोकसभा, ये वित्त के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय उसकी अनुमति से हो। यानी कि जो लोकसभा है, विधायिका में खास करके जो लोकसभा होती है, वो वित्त के मामले में ज़्यादा थोड़ी पावरफुल है, ठीक है, और वो ये तय करती है कि किस तरीके से जो उगाही है वो होगी। ये फसल की उगाही नहीं, जो पैसा होता है ना, जो वित्त होता है, वो कैसे हमारे पास आएगा, किस काम में किसको कितनी अनुमति देनी है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। छठा आता है न्यायिक कार्य का। तो संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों और सीएजी पर महाभियोग चलाने का अधिकार होता है। तो बच्चों, न्यायिक कार्य बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ लोक सेवकों के अध्यक्षों और सदस्यों और सीओजी की नियुक्ति भी करती है और उनको हटा भी सकती है, यानी कि महाभियोग भी चलाती है, ठीक है। ये चीजें हैं इसके बारे में, अब समझ गए। चलो, तो ये है कार्यपालिका के, नहीं, विधायिका के काम। और भी हो सकते हैं एक दो, अपनी तरफ से भी ऐड कर दो। अब बारी आती है कि विधायिका कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसे रखती है। तो आ जाओ, अब इसे समझ लेते हैं बच्चों। देखो, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं फिर से, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। देखो, ये है हमारी विधायिका, ये है कार्यपालिका, ये है न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन के लिए न्यायपालिका का कोई रोल नहीं, हटा देते हैं। तो देखो, विधायिका जो है ये नीतियां वगैरह बनाती है, ठीक है, और कार्यपालिका जो है ये इनको लागू करती है, देश में सरकार वगैरह भी चलाती है, ठीक है, काम करती है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो भी है सब इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो अब विधायिका इसको कैसे नियंत्रित करती है, कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ये नियंत्रण करती है कार्यपालिका पे, वो हमें डिस्कशन करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है बच्चों, 2 घंटे होने को आए हैं हमारे, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। चलो कोई नहीं, बस 10 मिनट और, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कानूनों की अस्वीकृति या फिर स्वीकृति, अर्थात विधायिका जो है ना, यहाँ पे जब कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से कानूनों को पारित करवाना चाहती है, ठीक है, कि हमें ये कानून चाहिए, तो विधायिका पता है क्या करती है, पूरी तरीके से छानबीन करती है कि क्या ये सही है जनता के लिए, या फिर ये अपनी मनमर्जी के लिए कानून को पारित करवाना चाहते हैं, तो वो फिर उसे मना कर देती है। तो मनमर्जी के कानूनों को पारित नहीं करवा सकती, जैसे कि लोकपाल विधेयक हो गया, फिर आतंकवाद, ये आतंक भाई कहाँ चला गया, आतंकवाद निरोधक हो गया, ठीक है। फिर वित्तीय नियंत्रण, यह सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। यानी कि विधायिका जो है ना, अभी बताया था लोकसभा के पास में खास करके ज़्यादा पावर है इसके मामले में, वित्त के मामले में, तो राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका के द्वारा जब धन मांगा जाता है ना, तो उसकी स्वीकृति देने से पहले विधायिका उसके छोटे छोटे कारणों की चर्चा करती है कि भाई तुम्हें इतना पैसा चाहिए क्यों, क्या करोगे तुम इतने पैसों का, और जो पहले पैसा दिया था उसका वो भी देखती कि कहां कहां कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक। फिर आता है बहस तथा वाद विवाद, विधायिका के द्वारा कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान विवाद कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, ठीक है। विधायिका ने कोई नीति बनाई, कानून बनाया, तो कार्यपालिका कानूनों को, नीतियों को लागू करती है,
और उस दौरान जो विवाद होता है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करवाता है। फिर आता है संसदीय प्रश्नकाल, अर्थात सरकार की नीतियों, मतलब सरकारी नीतियों, सरकारी क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं जनता के ध्यान आकर्षण हेतु संसद में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न होते हैं वो लोकहित विषयों में होते हैं, जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए अत्याचार को कम करना, दंगों को कम करना, कालाबाजारी इत्यादि पर सूचना है। तो संसदीय प्रश्नकाल के माध्यम से भी नियंत्रण रखा जाता है। सरकारी नीतियों को देखते हुए कुछ प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं इसके हिसाब से। फिर शून्यकाल की बात आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी होता है बच्चों अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जिसे आप निंदा प्रस्ताव कह सकते हैं, या फिर इसका सशक्त हथियार 2 नंबर का क्वेश्चन रखा जा सकता है। तो जब सरकार की संपूर्ण नीति या फिर थोड़ी नीति दोषपूर्ण हो, भ्रष्टाचारी हो, उसे लगे संसद को यह गलत है, तो असंतुष्टता, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव संसद का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब संसद को दल का और उसके सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकते इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनली अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, 1 नंबर की। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो रही है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। बाकी आप कितना अपना इसमें एफर्ट लगा रहे हो समझने में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अपनी तरफ से 100 नहीं 110% यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, रात के अभी 2 बजने को आए हैं, 2 बजने वाले हैं, और मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, समझें इसको। ठीक है, व्हाट इज लेजिस्लेचर एंड डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। हाउ डज द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो मेकिंग लॉ क्या है, इसके काम, पहले लेजिस्लेचर है क्या, इसके वर्क क्या होते हैं, फंक्शंस क्या है। तो मेकिंग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ डिबेट, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, जुडिशियल फंक्शन, बहुत सारी बातें। फिर कैसे कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव। तो अप्रूवल बाय, एक सेकेंड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय लेजिस्लेचर। तो अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, डिबेट एंड डिबेट, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आर, 0 आर, एंड द लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंश्योर मोशन या फिर पावरफुल वेपन। चलो अब आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मुक्त बाजार बनाम के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो बच्चों देखो, जैसा कि नाम से पता चलता है, मुक्त बाजार यानी कि जहां पे सब कुछ, वो बाजार नहीं जहां सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, ये दरअसल ऐसा बाजार है जो कि खुला हुआ है उन लोगों के लिए, उन विक्रेताओं, उन व्यापारियों के लिए, उन दुकानदारों के लिए जो संसाधन जुटा सकते, कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसी के पक्ष में और विपक्ष में बातें देनी है। तो देखो, सबसे पहले मुक्त बाजार की बात करते हैं। देखो, मुक्त बाजार क्या कहता है, मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता के द्वारा जो व्यक्ति योग्य है, सक्षम है, उनको सीधा फायदा पहुंचाने के पक्ष में है और राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी, यानी कि राज्य इन मार्केट में हस्तक्षेप ना करे। ऐसे में ये बहस तेज हो जाती है कि जो लोग अक्षम है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, सुविधा विहीन है, उन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ये लोग तो प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाएंगे, ये तो मार्केट में उतर ही नहीं पाएंगे, तो इनके विकास की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या सरकार लेगी। ठीक है, तो वहीं इसके पक्ष की बात शुरू हो जाती है। तो मुक्त बाजार के पक्ष और मुक्त बाजार के विपक्ष एक एक करके समझेंगे। पहले पक्ष की बात करेंगे। तो देखो, बाजार किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति इसकी परवाह नहीं करता। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, स्त्री हो, पुरुष हो, व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता की परवाह करता है, व्यक्ति के कौशल की परवाह करता है। आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, किसी से भी संबंध हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास में योग्यता है, आपके पास में कौशल है, तो आप मार्केट में कंपटीशन कर सकते हो। इसके नागरिकों को अधिकतम विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अब जैसे बहुत सारी कंपनी एक साथ होंगे, ठीक है, बहुत सारे दुकानदार एक साथ होंगे, तो क्या होगा, इससे हमारे सामने बहुत ज्यादा विकल्प होंगे। ठीक है, इसकी वजह से वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब हर दुकानदार चाहेगा उसकी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी हो, वो ज्यादा बिकेगी, है ना, ये चीजें हैं।
नागरिकों को कम कीमत में अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलना संभव हो पाया है। ये है इसका पक्ष। अब बारी आती है इसके विपक्ष की। तो मुक्त बाजार का विपक्ष क्या होता है बच्चों? कई लोग कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे तथा राज्य उचित हस्तक्षेप करें। यानी कि कुछ लोगों का मानना यह है कि मुक्त बाजार में जो कुछ प्रतिबंध है हम उनको मानते हैं और राज्य थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, यह ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। राज्य उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो मुक्त बाजार के पक्ष में क्या क्या आ गया है कि राज्य जो है ना उन वृद्धों, उन रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते हैं। ओके, आ गया समझ? हाँ जी सर जी, समझ गए। चलो, अब ये हो गया आपका मुक्त बाजार वाला। ठीक है, अब मुक्त बाजार वाले इस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि फ्री मार्केट क्या होती है, फिर साइड क्या है फ्री मार्केट की, यहां से पढ़ें। ओके, और इसके कॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्री मार्केट के कॉन्स क्या होते हैं वो भी यहां से देख लीजिए। एंड उसके बाद में इंग्लिश में वो जो हानि का सिद्धांत था ना, हार्म प्रिंसिपल, उसको एक बार इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लो, फिर हिंदी में अभी आपको मैं समझाऊंगा। चिंता मत करो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखो, हम हानि का सिद्धांत जो है ना, इसको आपको ना मैं एक स्टोरी के द्वारा समझा दूंगा अच्छे से। देखिए, हानि सिद्धांत किसने दिया और इसके विस्तार का वर्णन कीजिए। तो पहले ये समझ लो कि आखिर दिया किसने। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी, इनका एक निबंध है ऑन लिबर्टी, उसमें इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में कुछ राजनीतिक विचार विमर्श किया, उसे ही हानि का सिद्धांत कहा गया। अब इस हानि के सिद्धांत को थोड़ा ध्यान से अब आप समझ लें। देखो, स्टोरी दरअसल ऐसी है। मान लीजिए ये है हमारा समाज, ठीक है। अब इस समाज में एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, ये है ए नाम का व्यक्ति, ठीक है। इस कहानी से पहले एक छोटा सा आपको एक भूमिका लिखनी होगी कि हानि के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गए कार्य से अगर किसी को हानि होती है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अब जैसे ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति के पास में ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है कि वो बोल सकता है, वो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, सभा कर सकता है ना, जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या हो जब वो देश को तोड़ने की बात करे, क्या हो जब वो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की बात करे, क्या हो जब वो आर्म्स के साथ में कोई सभा करे, ठीक है, या फिर देश के जो सीक्रेट्स हैं उनको देश से बाहर भेजे, देशद्रोह करे, है ना। तो क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से अगर दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हानि पहुंच रही है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी आपकी प्रतिबंध है स्वतंत्रता पे वो लगाए जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो तरीके के कार्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोले हैं। कौन कौन से? पहले कार्य तो वो स्वयं संबंध, यानी कि जिसका असर केवल हम पे पड़े। दूसरे कार्य वो पर संबंध, जिसका असर हमारे अलावा दूसरे व्यक्तियों पे भी पड़े, ठीक है। अब इसी को ना थोड़ा पॉलिटिकल लैंग्वेज में चाहो तो यहां से समझ लो। देखो, हानि सिद्धांत किसी के कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, अगर उसमें व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है या फिर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है? आत्मरक्षा, ठीक है। आपके या फिर किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है तो उसका एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना, ठीक है। जेम्स मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए एक अकेला प्रभावी कारक बताया। इन्होंने दो काम बताए, एक स्वयं संबंध जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़े, यानी कि हम कर रहे हैं तो हम पे पड़े, पद संबंध जिसका असर कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़े। अब एक एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि ये है कि किसी बहुमंजिले घर में
रहने वाले किसी व्यक्ति को संगीत बहुत तेज पसंद है। मान लीजिए कि ये ना एक तकरीबन मान के चलो हाँ, ये 4 मंजिल का एक मकान है। 4 के लिए 3 मंजिल का एक मकान है। तो इसमें ना सेकंड फ्लोर पे एक व्यक्ति रहता है जिसको ना एकदम डीजे बजाना बहुत पसंद है, स्पीकर बहुत तेजी से बजाना पसंद है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि अन्य लोगों को परेशानी होगी, ऊपर वाले माले को, नीचे वाले लोगों को और आसपास के जो लोग हैं सबको परेशानी होगी इससे। तो क्या ऐसी स्थिति में हम पुलिस बुला सकते हैं? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक छोटा सा समूह इसे हल कर सकता है। जो ऊपर के फ्लोर के लोग हैं, नीचे के फ्लोर के लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर के और आसपास के जो लोग हैं वो आए कि अरे बेटा देखो, इससे हमें परेशानी होती है, तुम स्पीकर बजा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा धीरे बजा लो क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, हमारे घर में कोई बीमार है, ऐसे करके, है ना। तो क्या इसमें पुलिस की जरूरत है? नहीं है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना है तो उससे होने वाली हानि भी गंभीर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे उसकी जो स्वतंत्रता है म्यूजिक सुनने की, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उस पर तो हम आसानी से आम आसपास के लोग ही लगा सकते हैं, है ना। ये चीज है। अब जैसे एक सभा की जा रही है आर्म्स के साथ में देश को तोड़ने की, सांप्रदायिक हिंसा की, अलगाववाद के लिए, हिंसा भड़काने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुलिस के द्वारा आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो बस यही है हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट PYQ या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि आज आप सभी ने मिलकर ये तकरीबन 1 घंटा 40 या फिर 1 घंटा 45 मिनट तक इस सेशन को जो अटेंड किया है, डेफिनेटली आपके एग्जाम की, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का इवन जो रिवीजन है वो यहाँ पे अच्छे से हो गया होगा, है ना बच्चों। एक बार ना आप सारे के सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आओ और फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए कि हाँ वाकई में इससे आपको काफी हेल्प मिली एग्जाम के लिए। नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। लेकिन फिर भी टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि हम 24 घंटे के अंदर 11th क्लास के लिए कम से कम 8 से 10 वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब की तरफ से। इसीलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हम लिंक भेज देते हैं वीडियो का, जैसे कि आप वहां से तो नोटिफिकेशन आएगा ना आपके फोन पे, वहां से ज्वाइन हो जाओगे तो मिस नहीं होगी आपसे क्लास, इनडायरेक्टली ये कहना मेरा है। ठीक है, तो क्लास अगर मिस नहीं करनी है एक भी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। आज का सेशन ये पे एंड करते हैं और आप सभी को एडवांस में आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सैंपल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।